नमस्ते, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आईबीटीवी पर। मैं हूँ प्रिया जोशी और मेरे साथ जुड़े हैं कमलेश शाह जी। नमस्ते सर, वेलकम टू आईबीटीवी। नमस्ते प्रिया जी। नमस्ते। और अपने सारे दर्शकों को भी नमस्कार। तो सर कल बहुत अच्छा दिन था मार्केट के लिए। हमने ऑल टाइम हाई देखा जी। मार्केट को। क्लोजिंग हालांकि नीचे हुई बट द मार्केट वाज हाई यस्टरडे। इस वक्त जो है यस। ग्रीन में नजर आ रहा है मार्केट। सेंसेक्स इज 68 पॉइंट्स अप एट 85,788 और निफ्टी सिर्फ 5 पॉइंट ऊपर है, फ्लैट है 26,220। एक्टिव स्टॉक्स एट दिस आवर HDFC बैंक, रिलायंस, M&M, भारती एयरटेल एंड ICICI बैंक। अदानी एंटरप्राइज टॉप गेनर्स में से है। अदानी एंटरप्राइज, M&M, अदानी पोर्ट, कोटक महिंद्रा एंड SBI। टॉप फाइव लूजर्स एट दिस आवर HDFC लाइफ, श्रीराम फाइनेंस, SBI लाइफ इंश्योरेंस, पावर ग्रिड कॉर्प एंड टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। तो सर कल जो है हमने देखा कि बाजार ऊपर था। दिन में हमने ऑल टाइम हाई छूते हुए देखा था। 86,055 तक सेंसेक्स गया था और निफ्टी क्रॉस्ड 26,000। इट वाज एट 26,310 इन द मॉर्निंग। लेकिन उसके बाद हमने प्रॉफिट बुकिंग देखा जिसके कारण मार्केट नीचे जाता हुआ देखा हमने। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो रिजल्ट्स अच्छे हैं। जीडीपी ग्रोथ जो है वो 7.8% इन Q2 और Q3 का फोरकास्ट जो है वो 7.3% है। So overall, sir, what would you say about the market? Where do you think we are heading? Do you think कि अभी एक बुलिश ट्रेंड शुरू हो गया है बाजार में, या अभी भी थोड़ा टाइम है, रेंज बाउंड रहेगा? What are your thoughts? प्रिया जी, अभी आज के पहले बात कर ले हम्म। तो सेंसेक्स को मैं भी सुबह से फॉलो कर रहा हूँ। हम्म। कुछ 800 पॉइंट अभी सेंसेक्स प्लस हुआ है। हम्म। यानी प्रिया जी, ऐसा है कि पिछले कई महीनों से हम देख रहे थे कि हम्म। बाजार में एक अनिश्चितता का दौर था। हाँ। लेकिन कल की जो आपने बात की, हम्म। मेरे लिए इंटरेस्टिंग क्या है, मैं पहले यही शेयर कर लूँ आपसे। हम्म। कल हमने करीबन 200-250 सेशन के बाद एक नया हाई देखा। जी। यानी आप कह सकते हैं करीबन एक सवा साल के बाद। जी, 14 अब भी महीने के जब कि बाद। यस, और अब भी जब विश्व में जियो पॉलिटिकल टेंशन कायम है, हम्म। यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट ट्रम्प के टैरिफ के जो इश्यूज है कई देशों के साथ इंक्लूडिंग भारत, हम्म। वो इश्यू आज भी ओपन है। हम्म। बहुत सारी अनिश्चितता है। उस परिस्थिति में भी भारतीय शेयर बाजार हम्म। एक नया हाई बनाता है। हम्म। और आपने सही कहा कि कल हमने 26,050 सेंसेक्स देखा। हम्म। निफ्टी भी अपने ऑल टाइम हाई 26,310 के लेवल पे हमने देखा। हम्म। ये क्या दर्शा रहा है? अगर मैं बाजार का एक आपसे मैं तो स्टूडेंट ही कहूंगा, हम्म। लेकिन मार्केट को एनालाइज करने के लिए अगर आप मुझे कहें तो मैं ये कहूंगा कि ऐसी परिस्थितियों में भी हम्म। जब भारतीय शेयर बाजार नए ऊंचे शिखर पर जा रही है, हम्म। ये अपने आप में भारतीय अर्थतंत्र में, भारतीय इकोनॉमी में हम्म। मार्केट का विश्वास दर्शाता है। हम्म। दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मार्केट का पहले एक समय में हम कहते थे कि ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज इज अ बैरोमीटर ऑफ द इकोनॉमी। हम्म। स्टॉक एक्सचेंज से पता चलता है कि देश की अर्थव्यवस्था कैसी है। हम्म। अब क्या हो रहा है कि मार्केट में कोई एक पर्टिकुलर क्लास के ही इन्वेस्टर नहीं है कि जो मार्केट को ड्राइव करे। जी। तो अब आज मार्केट के अंदर बड़ी मात्रा में एफआईआई है, बड़ी मात्रा में डीआईआई है, हम्म। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, रिटेल क्लास है। हम्म। डीआईआई के अंदर देखें तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, हम्म। कुछ बैंक्स है, हम्म। म्यूचुअल फंड है। तो ये इस प्रकार का जब ये मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट होते हैं अलग हम्म। अलग कैटेगरी के, हम्म। और वो अलग अलग कैटेगरी के अंदर जब मार्केट एक नया हाई बनाता है, तो ब्रॉडर टर्म पे हम ये कह सकते हैं कि मार्केट में हर एक प्रकार के इन्वेस्टर्सों को इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है ऐसा लग रहा है, हम्म। इंडियन इंडस्ट्रीज आर ग्रोइंग वैसा लग रहा है। जी। और उसके लिए सेंसेक्स और निफ्टी ने कल एक नया शिखर तय किया, नए हम्म। शिखर पर पहुंचे, ऐसा मैं कह सकता हूँ प्रिया जी। हम्म। जी। अब आज और मार्केट के बारे में बताएं तो BSE मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस जो है वो फ्लैट है। सेक्टोरल फ्रंट की बात करें तो मीडिया, ऑटो, मेटल, दीज आर अप बाय 0.5 to 1%। और पावर, ऑयल एंड गैस, टेलीकॉम ये नीचे है बाय 0.3%।
तो सर अगर सेक्टर्स की बात करें तो आपको क्या लगता है कि कौन से सेक्टर्स जो है वो अच्छे लग रहे हैं आने वाले कुछ महीनों में जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं? प्रिया जी, वेरी गुड एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्योंकि हम्म। क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि जब मार्केट चलता है तो लोगों को पता नहीं चलता हम्म। कि कौन से स्टॉक में या कौन से सेक्टर पे फोकस करना चाहिए। जी। और इसके लिए हम अपने चैनल के माध्यम से, मैं इंडिविजुअली बार बार हम लोगों को कहते रहते हैं कि जब आप इक्विटी में या फाइनेंशियल मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर ही कीजिए, हम्म। ताकि आपका निवेश सुरक्षित बना रहे। हम्म। तो प्रिया जी देखिए, ये जो भारत की इकोनॉमी जिस प्रकार से हम्म। आज ग्रो कर रही है, हम्म। आपने आंकड़े बिल्कुल सही दिए कि सेकंड क्वार्टर में भी 7.8% जीडीपी का ग्रोथ दिखा रहा है। हम्म। और ईयर एंड में वी मे सी दी 7% जीडीपी ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26। हम्म। जब जीडीपी आपके देश की इस रेट से बढ़ती है, हालांकि दुनिया के अनेक देशों की जीडीपी आज भी 3% से हम्म। 5% के बीच में है, जी। उस स्थिति में भारत 7% की जीडीपी से ग्रो कर रही है। तो ये मैं कहूँगा ये हम्म। फिनोमिनल अचीवमेंट है एज अ कंट्री एज अ होल। हम्म। और स्वाभाविक रूप से उसका अगर श्रेय देना है तो सरकारी नीतियाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। भारत सरकार की जो फाइनेंशियल पॉलिसीज, रिजर्व बैंक के पॉलिसीज, गाइडलाइंस, इंडस्ट्रीज के लिए मिनिस्ट्रीज की ओर से इंसेंटिव सपोर्ट, तो ये सारे फैक्टर्स काम करते हैं। हम्म। और उसके साथ साथ भारत में मैं ये देख रहा हूँ पिछले 10 बरस से हम्म। एक बहुत बड़ा टैलेंट पूल निर्माण हुआ है। हमारे यहाँ जैसे जनसंख्या बढ़ी है, ठीक है, लेकिन भारत में आज लाखों की संख्या में हम्म। आपको स्किल्ड लेबर, टैलेंट लेबर मिल जाता है, और हम्म। वो भी कंपैरेटिवली एट अ चीपर रेट विद द ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स। हम्म। तो आने वाले दिनों के अंदर भारतीय अर्थतंत्र ग्रो करेगा, उसमें किसी के मन में शंका नहीं है। हम्म। और जो सेक्टर की हम बात करते हैं, इन्हें जेनरिक टर्म हम ये कह सकते हैं कि सारे सेक्टर्स, ऑल सेक्टर्स आर ग्रोइंग इन ए जेनरिक टर्म। हम्म। लेकिन आप स्पेसिफिकली कोई फोकस करें ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हम्म। भारत में बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, बहुत संभावना है। क्योंकि अभी भी भारत के अनेक राज्यों के अंदर द स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हम कह सके वैसा अभी तक बना नहीं है। तो हम्म। मैं ये मानता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर एक ऐसा रहेगा हम्म। जिसमें अगर आप निवेश करते हो और एक 3 साल 5 साल की प्लानिंग से निवेश करके रहते हो हम्म। तो उसमें आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। हम्म। दूसरा, जब कोई ग्रोइंग इकोनॉमी होती है तो डेफिनेटली उनको कैपिटल की जरूरत होती है, हम्म। इंडस्ट्रीज को मोर फंड्स की जरूरत होती है। तो ये फंडिंग कहाँ से आएगी? तो फंडिंग भी आएगी बैंकों से ही आएगी। तो बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल कंपनी, एनबीएफसी वो जो है, उनके पास भी उनकी लैंडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंकों की जब लैंडिंग कैपेसिटी बढ़ती है, लैंडिंग बढ़ता है, तो स्वाभाविक रूप से वो सेक्टर भी ग्रो करेगा। हम्म। उनकी अर्निंग, उनके इंटरेस्ट अर्निंग, उनके फीस बेस्ड इनकम, वो हम्म। सारे ग्रो करेंगे। सेकेंडली, फाइनेंशियल सेक्टर, अगर मैं कहूँ स्पेशली बैंकिंग में, तो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी बहुत सारी बैंक यूज कर रही है। तो ये सारी चीज़ों से देखते हुए मुझे है ना, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और हम्म। दूसरा फाइनेंशियल सेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग, ल्यूक्रेटिव लगते हैं। हम्म। हाँ, तीसरा जो एक इम्पोर्टेंट है, जो मुझे थोड़ा अभी चैलेंजेस लग रहा है ना, वो एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में लग रहा है। जी। वो इसलिए कि आने वाले 2 साल 3 साल के अंदर एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जी। विल गोइंग टू टेक अ कंट्रोल हम्म। ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द इंडस्ट्रीज। अब जो सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं, आईटी में है, वो अपने आप को ट्रेडिशनली प्रोग्रामिंग कोडिंग के बिजनेस से बाहर निकल के हम्म। एआई मॉड्यूल को किस तरह से अडेप्ट करते हैं, इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स जो बड़ी मात्रा में देश में विदेश में हमारे इंडियन काम करते हैं, उनका भी स्किल अपग्रेडेशन टू मैच विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द एआई इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप। तो ये सारी चीजों में क्या होगा कि ये देखना होगा कि कितनी कंपनियां जो है ये नए सिस्टम के साथ कोप अप कर पाती है। नया निवेश लगाना होगा, अपग्रेडेड टैलेंटेड स्किल चाहिए। तो वो सारी चीज के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए है ना, हम्म। थोड़ा वेट एंड वॉच की स्थिति रहेगी। हम्म। और बाकी जो मैंने कहा
ये दो सेक्टर का। तीसरा जो मैं देख रहा हूँ विशेष करके, not only the metro cities like Mumbai, Calcutta, Delhi, Chennai, or हम्म not even the bigger cities like Bangalore, Hyderabad, Ahmedabad, हम्म ये बस सिटी के अलावा भी सी कैटेगरी के स्मॉल स्मॉल सिटीज जो है ना, उसमें भी हाउसिंग की डिमांड बढ़ी हुई है। तो आने वाले दिनों में मैं ऐसा मानता हूँ कि भारत में कम से कम प्रति वर्ष 1 लाख नए घर का निर्माण होगा। तो ये रियल एस्टेट बिजनेस है, कंस्ट्रक्शन बिजनेस है, गुड डेवलपर्स है, कॉर्पोरेट डेवलपर्स है, उनके लिए भी काफी अच्छा अवसर रहेगा ये आने वाले 2-3 साल के लिए। तो ये 2-3 सेक्टर जो है इसके ऊपर मेरा ध्यान है, और मैं मानता हूँ ये अच्छी तरह से आपको रिटर्न दे पाएगा आने वाले 3-4 सालों में। जी सर, हाउ अबाउट द ऑटो सेक्टर, खास करके अब जब ईवी मार्केट में आ रहा है और ईवी में भी हम आगे बढ़ रहे हैं, तो व्हाट इज योर टेक ऑन द ऑटो सेक्टर? यस प्रिया जी, इट्स इन थिंग्स नाउ, नो डाउट अबाउट इट। हम्म ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में मैंने देखा कि बहुत सारे सेल्स के जो फिगर आ रहे थे, हम्म क्वार्टरली फिगर्स कहिए, मंथली कह रहे हैं, तो हम्म वो भी मंथ ऑन मंथ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, वो फिगर्स अपग्रेड ही होते जा रहे हैं। दैट मीन्स ऑटो सेक्टर के अंदर भी सेल्स बढ़ा हुआ है, हम्म कंपनियों के प्रोडक्शंस बढ़े, प्रॉफिट बढ़े, और वो भी आगे ग्रो करता रहेगा। हम्म इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए भी जो आपने कहा ना, उसका अभी भी सेल बढ़ना चालू हुआ है। हम्म सरकार की ओर से कुछ इंसेंटिव्स है। मैं ऐसा मानता हूँ कि एक जो चार्जिंग स्टेशंस, जैसे हम पेट्रोल पंप देखते हैं, हम्म हिंदुस्तान में बड़ी मात्रा में चार्जिंग स्टेशन अगर सेटअप हो जाते हैं, हम्म और बैटरी स्वैपिंग का भी एक प्रोजेक्ट है, तो ये बैटरी का स्वैपिंग का प्रोजेक्ट, वैसे 2-3 चीजें बेसिकली जो है ना, वो अगर बड़ी मात्रा में डेवलप हो जाती है, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर ऑल्सो, स्पेशली द ईवी व्हीकल, उनमें काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और ये सारे जो मैं सेक्टर्स आपको गिना है ना प्रिया जी, इसमें मैं ये फिर से एक बार दोहराऊंगा हम्म कि एक तो आप लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट करें। कोई ये सोचता है कि मैं आज इन्वेस्ट करता हूँ और 4-6 महीने में मुझे प्रॉफिट मिल जाए, वैसा संभव नहीं है। जी और ये अगर सेक्टर्स में अगर आप निवेशक बन के 3 साल, 4 साल, 5 साल बने रहते हो ना, तो हम्म एक आपकी अच्छी वेल्थ क्रिएट होगी। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैं कह सकता हूँ हम्म कि आने वाले दिनों में विश्व की अर्थव्यवस्था जो कुछ भी हो, जियो पॉलिटिकल टेंशन जो कुछ भी हो, हम्म लेकिन इंडिया विल कीप ऑन ग्रोइंग। जी सर, जीडीपी के नंबर्स जो है वो अच्छे आए हैं। अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी हमने देखा है कि कम हुआ है। अगस्त का नंबर है 5.1% और जून में 5.6% था। तो हमने देखा है अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन यूथ अनएम्प्लॉयमेंट फिगर थोड़ा सा हाई है, इट्स एट 14.6%। इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ा ईज हुआ है, कंज्यूमर स्पेंडिंग बूस्ट हुआ है। तो इसके कारण भी जीडीपी को एक सपोर्ट मिलता है। तो ओवरऑल आप क्या कहेंगे इन्फ्लेशन के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में? हाउ डू यू सी 2026 एज ए ईयर इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमी? प्रिया जी, आपने एम्प्लॉयमेंट के लिए जो बात डेटा दिया ना, मैं हम्म वही एक्चुअली आपको बोलने वाला था कि हम्म एम्प्लॉयमेंट के डेटा थोड़े इम्प्रूव हुए हैं। लेकिन अपने देश में कैसा है प्रिया जी, हम्म कि वेरियस काइंड ऑफ जो स्किल सेट है, वो इंडिया में अवेलेबल है। अब क्या हम्म है कि एक जैसे हम कहें आईटी सेक्टर, तो आईटी सेक्टर में यू नीड स्किल्ड लेबर, हम्म सॉफ्टवेयर इंजीनियर कह लीजिए। और अब जो चैलेंजेस ज्यादा आ रही है ना, वो अनस्किल्ड लेबर के लिए आ रही है या सेमी स्किल्ड है। हम्म अच्छा, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, वो बिल्कुल आपने सही कहा है, क्योंकि उनका जिस प्रकार से प्रोफाइल है, उस प्रकार से देखते हुए उनके लिए सूटेबल, जैसे ना अपने प्रोफाइल के साथ मैच हो, हम्म वैसा ओपनिंग उनको मिल नहीं रहा है। मैं ऐसा सोचता हूँ कि जिस प्रकार से मैंने जो शुरुआत में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक ऐसा एरिया है कि जिसमें लेबर, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड, हर हम्म प्रकार के जॉब उसमें मिलने की संभावना बढ़ जाती है, वहाँ जॉब क्रिएट होते हैं, क्रिएट होंगे। तो हम्म आने वाले दिनों में क्या होगा कि सरकार अपने पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ाती है, हम्म पब्लिक प्रोजेक्ट बड़े पैमाने पर ले रही है, और वो कर रही है। पिछले 10 साल से मैं देख रहा हूँ, जैसे आपने कहा, वो भारत के अनेक शहरों में मेट्रो का नेटवर्क आ गया है, हम्म स्टेट हाईवे डेवलप हुआ है, नेशनल हाईवे डेवलप कर रहे हैं, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, हम्म फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, सी वेस्ट के ऑप्शन को ढूंढ रहे हैं। हम्म 150 के ऊपर तो भारत में अब एयरपोर्ट बन चुके हैं।
तो इकोनॉमी जब बड़ी होगी ना, तो स्वाभाविक रूप से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। हम्म और दूसरा जो स्टार्टअप का भी है, तो मैं बीच में, मेरे पास अभी एग्जैक्ट नंबर नहीं है प्रिया जी, लेकिन मैंने ये भी एक आर्टिकल देखा है कि जिसमें ये कहा है कि स्टार्टअप में भी है ना, लोगों को कुछ एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, यानी जो छोटे पैमाने में स्टार्टअप कर रहे हैं ना, तो वो लोग भी 5 10 15 20 लोगों को जॉब पर जॉब दे रहे हैं। हम्म तो मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर इसको और थोड़ा पॉलिसी सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट बाकी उन लोग को मिलेगा ना, तो हम्म आने वाले दिनों में ये स्टार्टअप जो प्रोजेक्ट्स है वो भी बड़ी मात्रा में जॉब क्रिएट कर सकता है। देखिए अभी क्या होगा कि हम्म बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर जॉब लिमिटेड इसके लिए होगा कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो है हम्म इज डन बाय द सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजी। when your entire operations, your entire business module is dependent on the technology, तो हम्म शायद नए जॉब क्रिएट नहीं होते। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, सर्विस सेक्टर के अंदर ये नए जॉब आ सकते हैं, ऐसा मैं कह सकता हूँ। हम्म अब जो आपने दूसरी बात कही थी इन्फ्लेशन के ऊपर, प्रिया जी, भारत सरकार ने महीने के 2 महीने पहले शायद हम्म, जीएसटी के रेट जो कम किए, उसका सीधा इफेक्ट और इम्पैक्ट कंज्यूमर पर दिख रहा है। जी क्योंकि हर हर मार्केट आप ले लीजिए, स्पेशली द कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, तो उसमें बड़ी मात्रा में सेल बढ़ा हुआ है। आप ऑटोमोबाइल में टू व्हीलर लीजिए, स्मॉल कार ले लीजिए, मिड साइज व्हीकल ले लीजिए, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की अगर आप बात करेंगे, तो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के अंदर आप कपड़ों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को लेकर हर प्रकार की चीज में हम्म सेल की सेल बढ़ा हुआ है। तो ये जो भारत सरकार ने सोची समझी एक मैं कहूँगा रणनीति के तौर की, ये जो इस समय पर उन्होंने जीएसटी रेट कम किया ना, ताकि ये टैरिफ का एग्रीमेंट 1 मिनट के लिए हम भूल जाते हैं, हम्म लेकिन टैरिफ की ज्यादा इम्पैक्ट भारतीय इकोनॉमी पर ना हो, उसका ये जो एक डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया ना, तो बिल्कुल सही ही निकला। हम्म और मैं कहूँगा कि लोगों के स्पेंडिंग पावर बढ़े हैं। दूसरा प्रिया जी, स्वाभाविक रूप से लोगों के हाथ में पैसे आते हैं तो खर्च बढ़ते हैं। तो हम्म खर्च बढ़ेंगे तो स्वाभाविक रूप से थोड़ा इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि राइजिंग इन्फ्लेशन इज नॉट नेसेसरीली अ प्रॉब्लम। एब्सोल्युटली Beyond a certain point, it's a problem. लेकिन within the parameter what we set, हम्म rising inflation itself is showing that we are growing. क्योंकि इन्फ्लेशन तभी बढ़ेगा जब लोगों के हाथ में पैसे होंगे, लोग खर्च करेंगे। अब हम्म लोगों के हाथ में पैसा आ रहा है, इट्स अ गुड साइन है। तो इन्फ्लेशन का भी एक लेवल तक, जैसे हमारा पैरामीटर जो सेट हुआ था पहले भी आरबीआई ने, 4 से 6% के बीच में, बराबर है। तो जब तक हम 4% पर है तो इन्फ्लेशन वहां तक आता है, तभी ये चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। और इसके लिए मैं ये कहता हूँ प्रिया जी, मुझे ऐसा लग रहा है, हालांकि सरकार की ओर से कुछ भी ऐसी घोषणा नहीं है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि आने वाले दिनों में भारत सरकार फिर से एक बार जीएसटी रेट्स को रिव्यू करे, और बहुत सारे प्रोडक्ट जो है, जो हम्म आज भी 18% में है, उसको शायद नीचे 12% या 5% तक ला सकते हैं। हम्म तो जैसे जैसे इस प्रकार के रिफॉर्म्स आते रहेंगे ना, हम्म देखिए ग्रोथ तभी होगा जब रिफॉर्म्स आएंगे। और हम्म मैं मानता हूँ कि ये सरकार का कम से कम जो मैं आकलन करूँ, तो कंटिन्यूअसली दे आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन। हम्म रेगुलेटर्स अपनी मॉनिटरिंग सिस्टम को ऑन रखा हुआ है। ये सारी चीजों को देखते हुए प्रिया जी, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अनएम्प्लॉयमेंट का प्रमाण थोड़ा और कम होना चाहिए, हम्म और इन्फ्लेशन जो है वो भी एक पैरामीटर के अंदर रहेगा। तो प्रिया जी, एक बात मैं कहूंगा जो शायद बहुत लोग इससे एग्री नहीं करते हैं, हम्म लेकिन ये मेरी अपनी इंडिविजुअल राय है। क्या है प्रिया जी, भारत देश के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती है ना, हम्म, वो बढ़ती हुई आबादी है। जी आज भी वी आर 145 करोड़ पीपल। भारत में आज भी डेली अबाउट 65,000 बच्चे पैदा होते हैं। हम्म 65,000 बच्चे कहो तो एक गांव हो गया पूरा, जी एक बड़ा गांव कि जब 65,000 की आबादी हो। तो हम्म इस प्रकार से अगर आबादी बढ़ती बढ़ती रहेगी, तो हम कितना भी ग्रो कर लें, वी हम्म विल नॉट बी एबल टू रीच टू एवरी एवरी इंडिविजुअल, एवरी चाइल्ड, एवरी यूथ। अगर हर साल हमारे देश में, एक एग्जांपल के लिए नंबर बता रहा हूँ, कि 25 लाख यूथ ग्रेजुएट होके या डिग्री लेके बाहर निकलते हैं, और अगर हम हर 10 साल 10 लाख भी जॉब क्रिएट नहीं कर सकेंगे, तो हम्म स्थिति क्या होगी। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करना है, तो हम्म पॉपुलेशन कंट्रोल इज एब्सोल्युटली यस इट इज नेसेसरी फॉर इंडिया दिस डेज, ऐसा मेरा कहना है। हम्म जी
Sir, any other suggestions that you would like to give for the year 2026? We are definitely a growing economy, but what are the areas you think that government should look into? हाँ प्रिया जी देखिए, मैं वही कह रहा था कि हम डिस्कशन में अभी प्रोजेक्शन कर रहे हैं 2026 कैसा रहेगा। तो 2026 के लिए तो प्रिया जी देखिए, पहले तो इनिशियली में डिस्कस कर लिया, न्यू टॉप बनाया मार्केटों ने। ओके। दूसरा इम्पोर्टेंट ये है कि एक आईएमएफ का अभी एक आकलन आया हुआ है, सर्वे है कि इंडिया विल बी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2029, जो हम 2027 गिन रहे थे। पर जी। ठीक है, 1-2 साल और पीछे हो गए, लेकिन मेरे मेरे विचार में मेरा ऐसा मानना है कि स्टिल वी आर ऑन द ट्रैक, कि वी आर गोइंग टू बी अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। थोड़ा लेट हो सकता है, इट्स ओनली वन थिंग, little bit slow, but we are growing. That is one more evidence we can give कि हम ग्रो तो कर ही रहे हैं। नंबर 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट, 2025 के अब तक के डीआई के जब आंकड़े आए हैं इक्विटी शेयर्स के बाइंग के, तो वो फिगर 7 लाख करोड़ है। सी द साइज ऑफ डीआईआई इन इंडिया। एक जमाने में हम एफआईआई के ऊपर डिपेंड थे, आज डीआईआई 7 लाख करोड़ जी। का इक्विटी बाई कर रही है हम्म। इन दिस फर्स्ट 10 मंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर ईयर। अच्छा, दूसरा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ पर्टिकुलरली, कि आने वाले दिनों में आरबीआई इंटरेस्ट रेट 25 बेसिस पॉइंट से और कम करेगा, विच विल अगेन बूस्ट द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। बुलियंस बुलियंस का भी मैं अभी पिछले 3-4 महीनों से स्टडी कर रहा हूँ, स्पेशली दिवाली के बाद में। प्रिया जी, मेरा ये मानना है कि इक्विटी की तरह भी है ना, बुलियन भी आपको अच्छा रिटर्न देगा ईयर ऑन ईयर, शायद कभी 1 साल कभी 2 साल, लेकिन जी। गोल्ड हो सिल्वर हो, दैट इज ऑल्सो हम्म। गिविंग यू गुड रिटर्न। तो हम्म। ये बढ़ती हुई इकोनॉमी के ही सब पैरामीटर्स है। एक चिंता का विषय जो है कि क्रिप्टो करेंसी, अब क्रिप्टो करेंसीज को लीगलाइज करना, उसका हम्म। फ्रेमवर्क बनाना, तो ये जी। भारत सरकार अपनी तरह कर रही है। लेकिन एक आंकड़े जो आए हैं ना, वो चौंकाने वाले हैं कि पिछले 9 वर्षों में क्रिप्टो के अंदर करीबन 25,000 करोड़ रुपए के फ्रॉड हुए हैं। तो अपने चैनल के माध्यम से मैं यही छोटे इन्वेस्टरों को कहना चाहूंगा कि हम्म। आप ऐसे प्रोडक्टों से दूर रहिए। जब तक भारत सरकार अपना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर लॉ रेगुलेशन सब बना के कोई प्रोडक्ट लेके बाहर नहीं आती, जी। तब तक आप क्रिप्टो से दूर रहिए। जी। वन मोर थिंग, जो म्यूचुअल फंड का एसआईपी है, तो ये पिछले महीने 10,000 करोड़ का एसआईपी प्रिया जी जो आया है ना, वो स्मॉल टाउनों से आया है, जैसे कैटेगरी बी और कैटेगरी सी सिटी भी नहीं, उससे भी नीचे आप शायद कैटेगरी डी कह सको, और उनका कंट्रीब्यूशन एसआईपी में 41% है। दैट मीन्स इक्विटी कल्चर, हम्म। म्यूचुअल फंड रूट एसआईपी इन्वेस्टमेंट इज स्प्रेडिंग अक्रॉस द इंडिया, ऐसा मैं कह सकता हूँ। वन मोर थिंग, वो जो अगेन चिंता का विषय है, भारत सरकार के सामने जो अनेक टास्क है ना। अब हम्म। देखिए, इंडस्ट्री कब ग्रो करेगी जब आप उस प्रकार का एनवायरनमेंट दोगे, फ्रेंडली जी। एनवायरनमेंट, बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसे हम कहते हैं, सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, सपोर्टिव गवर्नमेंट होती है। लेकिन साथ साथ ये हो गया फिनेंशियल मैटर, लेकिन एज ए कंट्री ऑल्सो वी हैव टू बी अ प्रोग्रेसिव एंड डेवलप कंट्री। तो आज एक दूसरा जो चिंता है, मैं मानता हूँ कि दुनिया के जो 20 सबसे पॉल्यूटेड सिटीज है, उसमें से 13 सिटी भारत के हैं। तो हमारे यहाँ जो हाईली पॉल्यूटेशन बढ़ा हुआ है ना 13 सिटी में, क्योंकि अगर आप इंडस्ट्रीज यहाँ लाओगे, फॉरेन के लोग यहाँ आए, तो ये एक अच्छा एनवायरनमेंट भी खड़ा करना पड़ेगा ना। तो पोल्यूशन इज गोइंग टू बी अ मेजर टास्क फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अक्रॉस द इंडिया। इसके ऊपर भारत सरकार को बड़ी मात्रा में निवेश करके काम करना होगा। पोर्टफोलियो की साइज मैं ये दे दूं, म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो इक्विटीज में जो मई 2025 में 23.83 करोड़ था, वो अक्टूबर में 25.60 करोड़ है। इच अगेंस्ट से लोगों का इक्विटी में विश्वास, फेथ बढ़ा हुआ है। और मैं एक डेटा और दे दूं, तो म्यूचुअल फंड में इक्विटी के माध्यम से, अब अलग बाकी स्कीम के माध्यम से जो फंड निवेश आया है, तो अक्टूबर 22 का डेटा मेरे पास है, तब 15,22,338, 15,22,338 करोड़ था, जो अक्टूबर 25 में इट हैज बिकम 35,16,749 करोड़, यानी ये जी। अक्टूबर से 25 में 131% ग्रोथ है। तो यार ये सारे डेटा जब मैं स्टडी करता हूँ ना, तो हम्म। मेरे मन में कोई शंका नहीं रहती इसमें कि भारत ग्रो करेगा, इकोनॉमी ग्रो करेगी। हाँ, जो सामने 2-3 चैलेंजेस थे, वो भी मैंने आपके सामने रखा। अगर भारत सरकार राज्यों की सरकार, 2 ट्रिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट करती है, तो 2 ट्रिलियन रुपए
उसके ऊपर प्रोएक्टिवली काम करते हैं ना, तो हमको रिजल्ट और अच्छा देखने को मिलेगा, ऐसा कह सकता हूँ। जी बिल्कुल। सर अच्छा सेशन रहा, हमने काफ़ी बातें की, हमने मार्केट के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, वी टच्ड इन्फ्लेशन। तो सर थैंक यू सो मच। हम फिर से एज वी अप्रोच 2026 फिर से एक सेशन करेंगे और बात करेंगे विस्तार में कि 2026 में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड वील सी यू अगेन नेक्स्ट वीक। थैंक यू। नमस्ते। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। नमस्ते। नमस्ते।